students, today we will solve the examination paper of corporate and financial accounting. पेपर सेकंड जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, इसके वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि सॉल्व्ड एग्जाम पेपर और अनसॉल्व्ड एग्जाम पेपर दोनों हैं. यू कैन वॉच दैट वीडियो बाय गोइंग ऑन आवर प्लेलिस्ट ऑफ आवर चैनल. नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बीकॉम पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2019, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, पेपर 1 कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, दैट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. चालू व्यवसाय अवधारणा. ठीक है, गोइंग मीन्स चलते रहना. अब ये किससे रिलेट किया है, इसको हम रिलेट करेंगे हमारे बिजनेस से. ये अवधारणा या ये कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, फॉर अ कंटिन्यूस प्रोसेस, फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ठीक है, ये लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यूस प्रोसेस से चलता रहेगा. कब तक? जब तक कि हम इसको लिक्विडेट नहीं कर देते हैं, बंद नहीं कर देते हैं. तो टिल लिक्विडेशन. ठीक है, तो ये कंसर्न क्या बोल रहा है, हमारा बिजनेस गोइंग करता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि हम उसको बंद नहीं कर देते हैं. वो लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा, उसमें कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहेगी, उसमें एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ कंटिन्यू होती रहेगी. चाहे उसका ओनर उससे रिलेटेड रहे, उससे कंसर्न रहे, या फिर वो अलाइव रहे या नहीं रहे, वो ओनर से अलग है और उसका बिजनेस अलग है. वो बिजनेस हमेशा चलता रहेगा. फाइन. इट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कह रही है, इट्स हैज करेक्टली बीन सेड, मैन मे कम, मैन मे गो, बट इंस्टीट्यूशन गोज फॉर एवर. आदमी आता रहता है, आदमी से मीन्स है यहाँ उसके ओनर से है, यहाँ उसके एम्प्लॉयज से है, ऑफिसर्स से है, डायरेक्टर्स से है, सब क्या है, आते और जाते रहेंगे. बट जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी कंपनी है, वो हमेशा चलती रहेगी. इंस्टीट्यूशन गोज फॉर एवर. According to this concept, this is assumed that business is a continuous process. वो continue चलता रहेगा, and business will continue to exist for a long period in future until or unless it is liquidated. जब तक कि हम उसको बंद नहीं कर देते हैं. A business is operated on the basic of this concept and agreements for a longer period are made accordingly. अब जब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, किसी ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो क्या करता है, अपनी असेट्स परचेज करता है पहले उस बिजनेस को चलाने के लिए. तो वो असेट्स क्यों परचेज करता है, उसके दिमाग में क्या अजम्पशन होती है कि मैं अपने बिजनेस को बहुत आगे फ्यूचर में लॉन्ग पीरियड तक चलाऊंगा, जिसके लिए कि मैं इन असेट्स को परचेज करूंगा और अपनी बिजनेस बहुत अच्छे से चलाऊंगा. अगर वो ये सोचे कि मैं बिजनेस कल ही बंद कर दूंगा या फॉर 1 ईयर में चला रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए और असेट्स परचेज नहीं करनी चाहिए, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा. तो बिजनेस के लिए उसने क्या सोचा कि मुझे अपना बिजनेस बहुत फ्यूचर तक चलाना है, उसको लॉन्ग पीरियड तक चलाना है. तो वो क्या करता है, असेट्स परचेज करता है, जिसमें कि वो क्या करता है, उसमें भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म असेट्स का डिवीज़न करता है कि ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ये मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए. एज वेल एज ऐसे ही वो क्या करता है, लाइबिलिटीज़ के लिए भी करता है. जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्या करता है, लॉन्ग और शॉर्ट में डिवाइड करता है. कंपनी के केस में वो इक्विटी शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं. तो उनके दिमाग में क्या कंसेप्ट होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन तक एग्जिस्ट करेगा.
Accounting Standard 1 also states that non-compliances of going concern concept should be stated specifically with reason. जो हमारा AS 1 है वो क्या बोलता है हमें कि हमारा जो अगर ये कंसेप्ट नहीं है कि हम हमारे बिजनेस को ज़्यादा दिनों तक नहीं चलाएंगे, ज़्यादा पीरियड तक नहीं चलाएंगे, तो ये स्पेसिफाई हमें करना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसे जैसे अभी हमने पढ़ा गोइंग कंसेप्ट, हमारा बिजनेस क्या होगा, लॉन्ग रन तक चलता रहेगा। तो अब लॉन्ग रन में एक बिजनेस को सरवाइव करने के लिए उसको कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स बनाने होंगे, चाहे वो बिजनेस चलाने के हो, चाहे वो अकाउंटिंग के हो। फाइन, तो अब उसको क्या करना होगा, उस बिजनेस रूल्स, प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उन सब में क्या करनी होगी, एक रूपता रखनी होगी, कंसिस्टेंसी रखनी होगी। वो हर साल उनमें चेंजेस नहीं करे। अगर वो बैक टू बैक चेंजेस करता है तो वो क्या करेगा, अपना खुद का लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाएगा। तो एक इकोनॉमिक सिनेरियो में एक बिजनेस को लॉन्ग रन में चलने के लिए और सरवाइव करने के लिए क्या करना होगा, अपने बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स बनाने होंगे और एज वेल एज अकाउंटिंग रूल्स बनाने होंगे। मेन इसमें क्या बोला गया है, अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने होंगे और उन्हें ही उसको फॉलो करना होगा। तभी वो क्या करेगा, फ्यूचर में उनसे पॉलिसीज बनाकर बेटर प्लानिंग कर पाएगा। तो कंसिस्टेंसी में क्या हो गया, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस रूल्स हैं, अकाउंटिंग रूल्स हैं, उनमें क्या रखे, वो कंसिस्टेंसी रखे, सिमिलैरिटी रखे, जिनके बेसिस पे वो क्या करे, अपनी प्लानिंग करे। Convention of consistency, there must be consistency in policies or in principle of business, since every business is treated as a going concern of which the lifespan is indefinite. After making a comparative analysis of past and present accounting information, manager of a business make the future policies and also take other important decisions which ultimately prove to be helpful in the progress of institution. At first glance it seems to be inconsistent, but due to uniformity of this policy it will be called as consistent. कई बार बोलते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है। क्यों बोल देते हैं कि आपने हर साल क्या की, प्लानिंग अलग करी, बट आपके बेसिस तो सेम ही थे। आपने जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करी है वो हर साल सेम की है, इसलिए क्या बोला जाएगा, इसको कंसिस्टेंट। चाहे आप उस पे बेस्ड होके प्लानिंग ईयर बाय ईयर आप अलग कर सकते हैं, बट आपके जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रूल्स है वो क्या है, हर साल सेम है। अगर आप उनमें चेंजेस कैसे करेंगे, कोई लॉ अगर आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंज करने का, तभी बाय लॉ आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। अपने फाइनल अकाउंट्स में उसमें स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन देना होगा कि आपने उसको क्यों चेंज किया है। If any changes are introduced, it should be stated a separate note. Essentially, in Accounting Standard 6 revised, there are provision regarding adjusting the value of fixed asset with retrospective effect due to the change of in the method of depreciation. Like, अब देखिए इसमें ये क्या बोला गया है कि अकाउंटिंग AS जो 6 रिवाइज्ड है वो क्या है, डेप्रिसिएशन फॉर फिक्स्ड असेट्स। अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि आपने ये चेंजेस क्यों किए हैं और क्या चेंजेस किए हैं। दैट इज योर कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
नेक्स्ट इज डीमेट अकाउंट. डीमेट अकाउंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीमटेरियलाइजेशन. जो डीमटेरियलाइजेशन है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डीमेट अकाउंट. डीमेट अकाउंट क्या होता है? सबने आपने सेविंग अकाउंट के बारे में सुन रखा है. सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं? आप अपने पैसों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं. ठीक है, वहाँ कैश में तो रखते नहीं. क्या है वो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है आपके पैसों के अकाउंट का. ठीक है, तो डीमेट अकाउंट क्या है? दिस इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ योर सिक्योरिटी. क्या? डीमेट अकाउंट में आप अपनी सिक्योरिटीज को किस में रखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, चाहे वो शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो. आपने ये देखा होगा कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कभी भी शेयर्स परचेज करते थे या डिबेंचर्स परचेज करते थे तो उनको क्या करना होता था? उसको फिजिकली एक उसका सर्टिफिकेट होता था जिसको कि वो फाइलिंग करके बड़े संभाल के रखते थे. बट इन प्रेजेंट सिनेरियो ये प्रोसीजर नहीं है. वो क्या करते हैं? अब हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं सिक्योरिटीज़ की, चाहे वो शेयर्स और डिबेंचर्स हों, वो किस में करते हैं? डीमेट अकाउंट में करते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं? एक डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं. वो आजकल फैसिलिटी बैंक भी देता है या अदर इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं. तो लाइक शेयर खान, आपने सुना है शेयर खान के बारे में. उसमें क्या किया जाता है? आपका डीमेट अकाउंट खोला जाता है. जैसे हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं उसमें हम कैश के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इधर हम क्या करते हैं? डीमेट अकाउंट में हम करते हैं सिक्योरिटीज़ के ट्रांजेक्शन्स. अब हमें अपनी सिक्योरिटीज़ को फिजिकल फॉर्मेट में, लाइक वो जो पेपर होता था उसको संभाल के नहीं रखना होगा. अब सारे ट्रांजेक्शन्स हम किससे करेंगे? डीमेट अकाउंट से करेंगे. तो ये जो बैंक या जो इंस्टीट्यूशन ये हमारा जो अकाउंट खोलती है उसको क्या बोलते हैं? हम डिपॉजिटरी बोलते हैं. वो क्या होती है? डिपॉजिटरी डाटा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो क्या करते हैं? हमारे बिहाफ पे, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर वो सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, चाहे वो सेलिंग हो या परचेजिंग हो सिक्योरिटीज के. ठीक है. Demat account, an investor can hold securities in physical paper certificate form or electronic form. A demat account disables an investors to hold securities in electronic format in place of physical format. Is called dematerialization. This is called the demat in short. These securities in electronic format are held on the behalf of investor. हमारे बिहाफ पे कौन रखती हैं? ये डिपॉजिटरी रखती हैं, ये इंस्टीट्यूशंस रखते हैं. इट इंटरफेसेस डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स विथ इन्वेस्टर्स थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. और हम ये जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो किसके थ्रू होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू होता है. इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट नोन एज डीमेट अकाउंट विथ depository participants have hold their securities in electronic formats. Holding securities in electronic format gives many advantages of holding. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक स्कीम है टुवर्ड्स एम्प्लॉयज. किसको दी जाती है? एम्प्लॉयज की. एम्प्लॉयज क्या क्या हो सकते हैं इसके? डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज इनको क्या किया जाता है? शेयर इशू किए जाते हैं एट प्री डिटरमाइंड प्राइजेस पे. प्री डिटरमाइंड प्राइजेस पे जिससे कि क्या कर सके? ये उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सके और क्या कर सके? अपने हाई पोटेंशियल से काम कर सके.
तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या हो गया? ये एक ऐसा प्लान है जो कि एक बिजनेसमैन या एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, जिसमें कि वो क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर उनको ऑफर करती है कि आप इन शेयर्स को इस प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, जो कि मार्केट प्राइस से कम है, उस पे इन शेयर्स को खरीदिए और हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बनिए। तो वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके लिए एज अ असेट है, क्योंकि वो एम्प्लॉय उसके वर्किंग में और एफिशिएंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो उन ऑफिसर्स को या उन एम्प्लॉयज़ को अपनी कंसर्न से, अपने बिजनेस से कभी जाने नहीं देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो उनको शेयर्स ऑफर कर देते हैं। जब उनके पास शेयर आ जाएंगे तो वो उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे, और शेयर होल्डर दैट मीन्स उनका उस कंपनी में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और इंटरेस्ट क्रिएट होते ही वो अपनी जितनी एफिशिएंसी है उससे भी ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, और जिसका रिजल्ट किसको मिलेगा? एट लास्ट उस कंपनी को, उस बिजनेस को मिलेगा। तो डैट इज़ योर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए? तो वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ ऑप्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर। एक्सरसाइज प्राइस क्या है? आपकी स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक रेट। दैट मीन्स अगर आपका ये मार्केट प्राइस 100 है तो वो आपको किस पे ऑफर करते हैं? 70 पर। तो ये इनका जो डिफरेंस हो गया 30 रुपीज़ का, वो 30 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑप्शन, उनको 30 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये जो 900 हो गया वो क्या हो गया? आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन। जो आपका प्रॉफिट है वो क्या हो गया? आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अगर वो आप उसको मार्केट से वैसे ही परचेज करते तो वो शेयर आपको मिलता 100 रुपीज़ का, लेकिन आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उन्होंने आपको ऑफर कितने पर कर दिया? 70 पे कर दिया। तो ये 30 रुपीज़ का जो भी आपको बेनिफिट है वो क्या हो गया? आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन। एम्प्लॉय एंड स्टॉक ऑप्शन स्कीम इज कंपनी एक्ट 2013 states that employee stock option means an option given to directors, part-time officers, employee of a company, of its holding company, सब्सिडरी कंपनी। वो शेयर किसके भी हो सकते हैं? होल्डिंग कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के भी हो सकते हैं। इफ एनी विच गिव such directors employees the benefit of purchase of membership of a future date, the security is offered by a company at a predetermined price, जो कि मार्केट प्राइस से कम होती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम मीन्स अ स्कीम अंडर विच द कंपनी गिव्स एन एम्प्लॉय अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन to apply for share of the company at predetermined price. Its purpose may be to motivate employees so that they can work to their full potential. In addition, good and skilled employees can be retained in the company due to their holdings in equity share. Example हो गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। So we are solving the first practical question of unit first. This is our first practical question of unit first. The following particulars are given from books of Ankita Limited relating to issue of equity shares during April to June 2020. The amount per share was payable ₹3 on application. Application पे कितना है? 3 rupees. ₹5 on allotment. Allotment में 5 rupees है, जिसमें कि क्या इंक्लूड है? 2 rupees का आपका प्रीमियम इंक्लूड है। ₹4 on first and final call. Category A, B and C is given. Number of shares allotted is 40,000 and 20,000. Number of shares applied for 40,000 के लिए कितना अप्लाइड था? 60,000, और 20,000 को सेम 20,000। कैटेगरी C में अप्लाइड थे 10,000 बट अलॉटेड इज नील, कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, जो ये 10,000 थे उनकी एप्लीकेशन मनी हमने रिफंड कर दी है। अलॉटमेंट मेड प्रो राटा इन कैटेगरी ए, कमल हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड।
Subsequently, 400 forfeited shares were reissued to Suresh as fully paid rupees 9 per share. Show the journal and cash book entries to record the above transactions. This is the question. अब now हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है? फर्स्ट प्रिपेयर करनी है जर्नल, सेकेंड इज कैश बुक. तो सबसे पहले हम जर्नल और कैश बुक का परफॉर्मा ड्रॉ करेंगे. दिस इज द परफॉर्मा ऑफ जर्नल, जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट आ जाएगा. और दिस इज द परफॉर्मा ऑफ कैश बुक, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका परफॉर्मा प्रिपेयर किया जर्नल और कैश बुक का. नाउ अब आपके पास फर्स्ट एंट्री होती है जब भी इश्यू ऑफ शेयर है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की हमारी फर्स्ट एंट्री होती है. तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. फाइन. ये एंट्री हम किस में करेंगे? कैश बुक में करेंगे, क्योंकि ये बैंक की एंट्री है. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट. अमाउंट क्या है हमारे एप्लीकेशन पे? अब इधर देखिए, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर कितने हैं? अप्लाइड फॉर मीन्स हमारे पास एप्लीकेशन कितने की मिली है? 60,000, 20,000 एंड 10,000. तो टोटल कितना हो गया हमारा? 90,000. 90,000 के हमें क्या मिले हैं? एप्लीकेशन मिली है. और एप्लीकेशन पे हमारी मनी कितनी थी? 3 रुपीज़. तो एप्लीकेशन पे कितनी मनी हमें रिसीव होगी? 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 2,70,000. 2,70,000 आपको एप्लीकेशन पे मनी रिसीव हुई है, जिसकी एंट्री हम कर देते हैं कैश बुक में. दिस इज अ कैश बुक. कैश बुक ऑफ अंकिता लिमिटेड. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. डेट आ जाएगी अप्रैल टू जून 2020. डेट ऑफ रिसिप्ट 2,70,000. अमाउंट क्लियर है हमें. नेक्स्ट एंट्री है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की है. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं हम? शेयर कैपिटल अकाउंट में. तो वो एंट्री होगी हमारी जर्नल में. दिस इज द जर्नल ऑफ अंकिता लिमिटेड. डेट ऑफ अलॉटमेंट पे एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब ये एंट्री कितने शेयर से होगी? लेट अस डिस्कस. यहाँ देखिए एप्लीकेशन कितने पे आई थी हमारी? 90,000 पे. बट एक्चुअली हमने अलॉट कितने शेयर किए हैं? दैट इज 60,000 शेयर हमने एक्चुअली अलॉट किए हैं. 60,000 की जो एप्लीकेशन मनी है उसे ही हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे. तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 ही हमारा अमाउंट ड्यू हो रहा है एप्लीकेशन में. दैट इज 1,80,000. 1,80,000 से हो गई एंट्री. 60,000 शेयर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी देयर ऑन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. तो फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है एप्लीकेशन की, चाहे वो रिसीविंग की हो चाहे ड्यू की हो. सेकेंड एंट्री है हमारी अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री. तो अलॉटमेंट में हमें यहाँ बोला गया है कि प्रीमियम भी है अलॉटमेंट में इंक्लूड, तो हम प्रीमियम की एंट्री भी करेंगे. तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. फाइन. यही एंट्री होती है. डेट इज योर डेट ऑफ अलॉटमेंट पे हो जाएगी एंट्री. ये हो चुकी है. नेक्स्ट है, अब ये कितने शेयर से होगी? वही जो अलॉटेड शेयर है उसी से ड्यू होगी. 60,000 हमारे अलॉटेड शेयर थे, तो अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर ऑन 60,000 शेयर्स ड्यू. 60,000 पे हमारी 5 रुपीज़ की थी, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज योर 3 लाख. 3 लाख से एंट्री हो गई. ये यहाँ देखिए. नेक्स्ट है, अब इसमें बोला गया था 2 रुपीज़ आपका क्या है? प्रीमियम है. तो 60,000 पे 2 रुपीज़ क्या हो गया हमारा प्रीमियम? दैट इज 1,20,000. और 60,000 पे 3 रुपीज़ अलॉटमेंट थे, 1,80,000. तो इधर आ गए ये 1,80,000. तो अलॉटमेंट की हो गई और सिक्योरिटी प्रीमियम की हो गई 1,20,000. तो ये हमारा क्लियर है. नेक्स्ट है,
अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री, तो वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ये एंट्री किस में करनी है हमें, वो कैश बुक में। ये रहा आपका कैश बुक, तो एंट्री तो हो गई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेट ऑफ रिसिप्ट की। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कैटेगरी ए भी है और बी भी गिवन है। यहाँ बोला गया नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर कितने थे 2020, तो उनको तो इक्वल मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी उनको कितना हुआ था, 40,000 शेयर ही अलॉट हुए थे। तो यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि अलॉटमेंट मेड प्रोराटा इन कैटेगरी ए कमल हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर, 900 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, फेल टू पे अलॉटमेंट, और उसको अलॉटमेंट नहीं मिला है, एंड कॉल मनी एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, उनके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया। डैट मीन्स जो ए कैटेगरी का है कमल, उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कमल की कितनी मनी बन रही है अलॉटमेंट पे। तो लेट अस डिस्कस। 900 शेयर्स के लिए उसने क्या किया था, अप्लाई किया था, बट नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर निकालने होंगे हमें। 60,000 के लिए अप्लाई करने वालों को कितना मिल रहा है, 40,000 शेयर्स मिल रहे हैं। तो 900 शेयर्स जो अप्लाई करेंगे उनको कितने अलॉट होंगे, डैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 900। तो ये आपका आ जाएगा, इधर से ये कट गया, डैट इज 320, डैट इज 600 शेयर्स। यहाँ आ गए आपके नंबर ऑफ शेयर्स 600, डैट मीन्स 600 शेयर्स हमने अलॉट किए थे। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे, 60,000, जिसपे कितना ड्यू हो रहा है हमारा 5 रुपीज, तो डैट इज 3 लाख। फाइन। अब यहाँ देखिए 20,000 पे 20,000 तो पूरे मिल चुके हैं, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, इस पे हमें सारे पैसे मिल चुके हैं, इसकी कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डैट इज 1 लाख। ये तो हो गई हमारी कैटेगरी बी। फाइन। अब हम कर रहे हैं कैटेगरी ए का। 2 लाख, 2 लाख रुपीस कितने पे ड्यू हो रहे हैं, कैटेगरी ए पर। इधर देखेंगे कि हमारे जो कैटेगरी ए था उसमें नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर थे 60,000, बट हमने अलॉट कितने किए थे 40,000, डैट मीन्स 20,000 पे हमें एक्सेस मनी मिली थी, वो कैटेगरी ए की ही थी, उसे हम एडजस्ट किस में करेंगे, अलॉटमेंट में। तो 20,000 जो हमारी एक्सेस मनी है, तो 20,000 की डैट इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो गया हमारा 60,000। इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया हमारा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, एप्लीकेशन पे 3 था, तो हमारा कैलकुलेशन कितने का हो गया, अमाउंट 60,000 हमारी एक्सेस मनी है, जिसको कि हमें किस में ट्रांसफर करना है, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है। लेस एक्सेस मनी, कितनी है हमारी 60,000, 1,40,000। कैटेगरी ए में कितना ड्यू हो रहा है हमारा, 1,40,000, 1,40,000 ड्यू हो रहा है हमारा 40,000 शेयर्स पे। ठीक है, इधर हमने कैलकुलेशन किया था, इससे रिलेटेड है, उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं पे की है, तो वो कितने पर नहीं पे की है, 600 शेयर्स पे नहीं की है। तो ये 1,40,000 टोटल मनी कितने शेयर्स पे हमें मिलती है, 40,000 शेयर्स पे हमें मिलनी चाहिए, और मिल नहीं रही है कितनों की, 600 की कॉल्स एंड एरियर्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 600। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2100,
तो आंसर कितना आ गया 2100। तो 1,40,000 में से हमें 2100 अमाउंट नहीं मिला है। ये हमारी कौन सी एरियर्स है कमल की, तो इसको लेस कर देंगे। अमाउंट है हमारा कैटेगरी ए का, ठीक है। कैटेगरी ए का ड्यू अमाउंट है हमारा 1,37,900, जिसमें ये कैटेगरी बी का भी ऐड करना होगा टोटल निकालने के लिए। तो ऐड कैटेगरी बी दैट इज 1 लाख। तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया 237,900। एक बार दोबारा से देख लेते हैं अलॉटमेंट का अमाउंट। अलॉटमेंट में हमारा टोटल अमाउंट ड्यू हो रहा है 3 लाख का। फाइन। अब हमारे पास दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में तो हमें फुल अलॉटेड शेयर है, नंबर ऑफ शेयर 20,000 ही अप्लाइड थे और अलॉटेड भी इतने ही हैं, तो इस पर हमें एक्सेस मनी रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कैटेगरी बी पे हमें पूरा ही अमाउंट रिसीव हुआ है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 1 लाख। ये हो गया आपका कैटेगरी बी का कैलकुलेशन। नेक्स्ट है कैटेगरी ए का कैलकुलेशन। कैटेगरी ए में क्या इन्फॉर्मेशन है आपको गिवन कि कमल जिसके पास 900 शेयर्स, जिसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट हुए हैं वो हमें कैलकुलेट करना होगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें अलॉटमेंट में मनी नहीं दी है, उसकी कॉल्स इन एरियर्स हो गई है। तो जिन 60,000 के लिए अप्लाई किया था जिन्होंने, उनको मिले हैं 40,000। तो 900 जिसने अप्लाई किया तो उसको नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 900 इक्वल्स टू 600। दैट मीन्स कमल को कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं। नेक्स्ट अब है कैटेगरी ए में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैटेगरी ए में जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5। दैट मीन्स आपको कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है हमारी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 2 लाख हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है। अब यहाँ पे ये देखा हमने कि प्रो राटा सिस्टम है, एप्लीकेशन पे हमें एक्सेस मनी मिली है। वो कितने की मिली? एक्सेस मनी जो हमारी आई थी एप्लीकेशन पे, उसको उसमें से लेस कर दिया, हमारा टोटल अमाउंट आ गया 1,40,000। अब ये जो 60,000 हमारा एक्सेस मनी है, इसकी एंट्री भी हमें किस में करनी है, जर्नल में करनी है। वो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से, 60,000 माइनस 40,000 दैट मीन्स 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000 से ये एंट्री हो गई है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने एडजस्ट कर दी है अलॉटमेंट में। अब 1,40,000 हमें कितने शेयर से मिलना है, 40,000 शेयर से मिलना है। बट 600 शेयर्स ने अपनी अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 600 इक्वल्स टू 2,100। ये जो 2,100 आया है आपका, वो किसका है, कमल का शेयर है, जो कि उसने नहीं पे किया है। तो 1,40,000 लेस 2,100 इक्वल्स टू 1,37,900। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ कैटेगरी ए। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में 20,000 शेयर्स थे और अप्लाइड भी सेम शेयर थे। डैट मीन्स यहाँ पे कोई एक्सेस मनी नहीं है, तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है एक्सेस मनी का। और अलॉटमेंट में भी हमें सारी मनी ड्यू मिल रही है, सारी मनी मिल रही है। तो डैट इज 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 1 लाख। तो 2,37,900 इसका टोटल अमाउंट आ गया अलॉटमेंट का। तो ये एंट्री हम किस में कर देंगे, कैश बुक में। नेक्स्ट यहाँ देखिए कि यहाँ पे ये रिफंड की एंट्री भी हमें करनी है। कैसे करनी है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 30,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी शेयर आपने अलॉट नहीं किए हैं कैटेगरी सी में। तो ये हो गई हमारी 30,000 से
रिफंड की एंट्री। तो इन दोनों एंट्रीज को हम किस में देखेंगे, कैश बुक में देखेंगे। देखिए कैश बुक में हमारी एंट्री हो गई है 2,37,900 से तो अलॉटमेंट की, और ये रिफंड की हो गई है एंट्री, दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इधर आ गया बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 30,000 से एंट्री हो गई है। आपने रिफंड की एंट्री कर दी। नेक्स्ट एंट्री है अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की हमारी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये देखिए डेट ऑफ कॉल पे हमने एंट्री बना दी है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये भी कितने से होगी हमारी, 60,000 शेयर से होगी, क्योंकि नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर हमारे कितने हैं, 60,000 मल्टीप्लाई बाय कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है हमारी 4 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया, 2,40,000। ये अमाउंट आ गया हमारा 2,40,000। नेक्स्ट है मनी रिसीव करने की, ये ड्यू की एंट्री हो गई। नेक्स्ट है हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे। फर्स्ट और फाइनल कॉल अमाउंट रिसीविंग की एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ ये देखिए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। कमल का इंफॉर्मेशन गिवन है, इसने फर्स्ट अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी है और फर्स्ट एंड हमारी जो फाइनल कॉल है वो भी नहीं दी। ये देखिए कॉल मनी भी नहीं दी है, तो इसकी भी एंट्री हमें करनी होगी। तो 40,000 प्लस 6 टोटल हमारी एंट्री कितनी है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 2,40,000 हमें मिलने चाहिए, लेस कॉल्स इन एरियर्स। कमल को कितने शेयर अलॉटेड थे, 600 शेयर अलॉटेड थे, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 2400। फाइन, इसको इसमें से लेस कर देंगे, कितना आ गया हमारा अमाउंट, 237600। तो हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा, 237600 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ये देखिए 237600 ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट आ गया है। नेक्स्ट है, इधर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, सब्सिक्वेंटली 400 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड टू सुरेश। जो कमल के शेयर 600 हमने क्या किए थे, फॉरफीचर किए थे, वो सुरेश को क्या कर दिए गए हैं, री इशू कर दिए गए हैं। कितने पे, 9 रुपीज पर शेयर पे इसने री इशू कर दिया है। तो अब इसकी एंट्री करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फॉरफीचर की एंट्री करनी है। कमल जो कि कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, उसने हमें अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी है और फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी है, इसलिए हम उसके शेयर्स को क्या कर रहे हैं, फॉरफीचर कर रहे हैं। तो नाउ फॉरफीचर के टाइम पर हमारी क्या एंट्री होती है, इशू करते हैं शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। बट जब हम फॉरफीचर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है, हमें कमल के उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, जितनी भी कॉल्स इन एरियर्स है वो 2 में आ जाएगी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब इसमें तो जितना भी हमने अमाउंट मांगा है टोटल आ जाएगा। तो 600 हमने कमल को शेयर इशू किए थे, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इधर क्या आ गया 6000। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम पर,
तो सिक्योरिटी प्रीमियम पर हमारा कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है, 2 रुपीज़। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 1200। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पे ये सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री कैसे देखी कि वो ड्यू हुआ या नहीं हुआ है। कमल, इसने अप्लाइड शेयर थे और यहाँ है आपके अलॉटेड शेयर। अप्लाइड इसने किए थे 900 शेयर्स, अलॉटेड है इसके 600 शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन पे कितनी मनी रिसीव हुई है हमें, 900 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 2700। बट हमारी मनी कितने से ड्यू होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 600 से। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 1800। फाइन, तो एक्सेस मनी कितनी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी एक्सेस मनी, कितनी हो गई 2700 माइनस 1800। तो 900 हमारी क्या हो गई, एक्सेस मनी हो गई है, जो कि हम किस में ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। अब अलॉटमेंट में कितनी मनी ड्यू हो रही है, अब यहाँ देखिए ये है अलॉटमेंट, इधर तो एप्लीकेशन थी। अलॉटमेंट इसमें कितनी होगी, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 और 600 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 1800, इधर होगी 1200। अब ये देखिए ये एक्सेस मनी है हमारी 900 की। आपने कमल से कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रखे हैं, 900। हमारे ये जो प्रीमियम का अमाउंट है उससे कम है, तो ये उसमें एडजस्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको भी ड्यू कर दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फाइन, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे पूरी एंट्री आई है। सपोज कीजिए अगर ये पूरा 1200 का होता, मिल जाता, तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता। बट यहाँ पे इसका अमाउंट सिर्फ कितना है, हमारे पास 900 ही है, इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, एज इट इज उसके अमाउंट को हमने ड्यू कर दिया है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से उससे हमें कितना मिलना था, 3000 मिलना था। ठीक है, और उसने पहले कितना दे दिया, 900 दे दिया, तो 900 इसमें से लेस कर देंगे, क्या आ गया 2100। तो अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, ये हो गया कॉल्स इन एरियर्स, दैट इज 2100। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल पे 600 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 2400। ये देखिए यहाँ नहीं मिला है। अब है शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम सारा वो अमाउंट डालेंगे जो हमें कैश में रिसीव्ड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, रिसीव्ड अमाउंट। अब यहाँ देखिए इससे हमें एप्लीकेशन पे कितना मिल चुका है, 2700। ये सारा हमने इसमें कर दिया, तो ये देखिए ये एंट्री हो गई हमारी शेयर फॉरफीचर की। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, कमल जिसने कि 600 शेयर थे जिसके पास, उसके 400 शेयर्स को हमने क्या कर दिया है, री इशू कर दिया है। कितने पे, 9 रुपीज पर शेयर पर। 9 रुपीज पर शेयर पे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट 9 रुपीज से हो जाएगा,
9 मल्टीप्लाई बाय 400, क्योंकि 400 शेयर्स कर रहे हैं। अब ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से हो जाएगा? डिस्काउंट से। 10 रुपीज़ का शेयर था बट 9 में हमने इशू किया है तो 1 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 400। नेक्स्ट ये 10 से हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये 4000 आ गया। ये कितना आ गया? 3600, और ये आ गया हमारा 400। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3600 से 9 मल्टीप्लाई बाय 400, ये एंट्री आ गई। इधर ये आई चुकी थी, ये पूरा अमाउंट आ चुका है हमारा कैश बुक के डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का भी ये आ गया है। इसका हमने फिर बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस निकाल लिया, डैट इज योर 719100। फाइन। ये देखिए री इशू पे हमारी एंट्री में जो डिस्काउंट दिया था वो क्या हुआ है हमारा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड एट द रेट ऑफ 1 रुपीज पर शेयर ऑन री इशू ऑफ 400 शेयर्स। तो 400 से हमारा क्या हो गया है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट है वो कितने का है? 2700 का है, और यहाँ पे हमारा कितने से डेबिट हुआ है? 400 से। अब जो हमने 200 शेयर्स नहीं री इशू किए हैं उससे रिलेटेड जो अमाउंट है वो हमारा डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, और इससे रिलेटेड जो 400 शेयर्स है उससे रिलेटेड जो हमारा फॉरफीचर का अमाउंट है वो किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो उसका कैलकुलेशन देखते हैं हम। ये देखिए ये जो शेयर फॉरफीचर अमाउंट है वो कितने हैं? शेयर कितने से है हमारा? 2700 से है। 2700 अमाउंट है वो हमारा किससे रिलेटेड है? 600 शेयर्स से है, जो कि हमने क्या किए थे? फॉरफीचर। तो 600 शेयर्स से कितना है हमारा अमाउंट? 2700। ठीक है, बट री इशू हमने कितने शेयर किए हैं? 400 शेयर किए हैं, तो 400 में इसका पार्ट कितना होगा? दैट इज 2700 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 400। ये देखिए हमारा कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे? 1800 किससे रिलेटेड है? 400 शेयर्स से रिलेटेड है ये 1800। ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया है? री इशू पे डिस्काउंट कितना दे दिया है? 400, तो लेस डिस्काउंट ऑन री इशू 400। ठीक है, अब इसको लेस कर देंगे, कितना अमाउंट आ गया हमारा? 1400। ये 1400 अमाउंट हमारा किस में ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसका कैलकुलेशन दोबारा देख रहे हैं। यहाँ देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड है? यहाँ पे 600 शेयर्स से हमें कितना फॉरफीचर अमाउंट रिसीव हुआ है? 2700 का। अब री इशू हमने कितने शेयर्स किए हैं? 400 शेयर्स हमने री इशू किए हैं, तो उस 400 से रिलेटेड कितना अमाउंट हो गया? 2700 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 400, दैट इज योर 1800। ये अमाउंट किससे रिलेटेड है? 400 शेयर से रिलेटेड है। अब जो 400 शेयर से इतना अमाउंट तो रिलेटेड है, अब यूज कितना कर लिया इसने? इन्होंने डिस्काउंट दे दिया 400 शेयर्स पे, कितना? 400 रुपीज, तो लेस 400 रुपीज। तो हमारा अमाउंट कितना बच गया 400 से रिलेटेड? 400 शेयर से रिलेटेड हमारा अमाउंट कितना बच गया है? 1400 का अमाउंट बच गया, जिसको कि हमें किस में ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व में। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ 400 forfeited शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये क्या है हमारा प्रॉफिट, कैसे 400 पे रिसीव हुए हमारे 1800, बट हमारे यूज़ कितने हुए, सिर्फ 400 रुपये ही यूज़ हुए हैं, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। फाइन। अब देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, इसमें 2700 में से हमारा कितना आ चुका है काम, 1800 हमारा काम आ चुका है। नेक्स्ट कितना बचा है 900। ये जो 900 है वो किस में जाएगा, हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। किसमें हमें इसकी एंट्री करनी है, बैलेंस शीट में। इसमें पेड अप कैपिटल में हम इसको ऐड करके दिखाएंगे। दैट इज योर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल में ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से, 900 रुपीज से। क्लियर है। ये हमारा यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस यूनिट सेकंड का थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोथ। यूनिट सेकंड of corporate and financial accounting BCom part 1 examination 2019. This is our first question of unit second. What do you mean by debentures? Explain its various types. Differentiate between share and debenture. आप डिबेंचर से क्या समझते हैं, उसके वेरियस टाइप्स हमें डिस्क्राइब करने हैं। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स को भी हमें एक्सप्लेन करना है। वॉट इज डिबेंचर? एज यू नो इन द केस ऑफ कंपनी यू हैव हर्ड द वर्ड अबाउट शेयर्स एंड द डिबेंचर्स। आपने शेयर और डिबेंचर्स के बारे में सुन रखा है। अब टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिबेंचर्स। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आने वाला वर्ड है। वॉट इज डिबेंचर्स? ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र आप इसको हिंदी मीनिंग से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। ऋण पत्र दैट मीन्स ऋण का पत्र, डॉक्यूमेंट जिससे कि आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं। एक कंपनी द्वारा लिया जाने वाला ऋण का ये ऐसा प्रपत्र है जो प्रमाण देता है कि कंपनी ने किसी से ऋण लिया है। डिबेंचर्स में सर्टेन परसेंट से इंटरेस्ट मेंशन होता है, उस परसेंट से इसको इंटरेस्ट पे किया जाता है जो कि डिबेंचर होल्डर होता है, जिसके पास की वो ऋण पत्र होता है। डिबेंचर्स का पेमेंट कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द डिबेंचर। तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि आपको डिबेंचर का ओवरव्यू पता लगता है। A debenture is a written acknowledgement of debt of a company under its common seal. अब ये देखिए इस डिबेंचर में क्या होता है, कंपनी की कॉमन सील भी लगी हुई होती है, तभी ये लीगल डॉक्यूमेंट बनता है। जनरली सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। और जनरली क्या किया जाता है, ये सिक्योर्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज के अंडर किया जाता है। कैसे? आप कभी भी डिबेंचर्स इशू करेंगे तो कंपनी क्या करती है, अपनी कोई भी असेट उसके अंडर में रखती है मोर्गेज। तो वही क्या होता है इन जनरल लैंग्वेज कि आपने कोई भी असेट अपनी रखी और उसके बदले में आपने क्या किए, डिबेंचर्स इशू किए। इन फ्यूचर अगर आप अपने इन डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो डिबेंचर होल्डर्स उस असेट को सेल करके अपना पूरा अमाउंट ले लेंगे। तो दैट इज योर फ्लोटिंग चार्ज। इंटरेस्ट इज पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। वो भी डिबेंचर होल्डर है उनको कंपनी इंटरेस्ट पे करती है एट अ फिक्स्ड रेट और एट रेगुलर इंटरवल। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी कि फिक्स्ड रेट पे किया जाता है और रेगुलर इंटरवल पे किया जाता है।
कंपनी रिटर्न्स द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, और कंपनी डिबेंचर का अमाउंट भी रिटर्न करती है, रिफंड करती है when it is requirement is over or after a specific period. This is known as redemption of debentures. और ये जो पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है डिबेंचर्स का, सबसे पहले तो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो उसने डिबेंचर दिए और डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वो क्या करती है, डिबेंचर्स अपने पास ले लेती है और जो पेमेंट है वो वापस डिबेंचर होल्डर को कर देती है। तो दैट इज द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 30 में क्या बोला गया है, डिबेंचर्स इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर में क्या इंक्लूड होता है, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड and any other instruments of the company eviding a debt, जो किसका सबूत देता है, डेप्ट का, कि आपने ऋण लिया है, whether constituting a charge on asset of a company or not, चाहे वो कंपनी की किसी असेट पर चार्ज क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं, तो भी वो क्या होंगे, डिबेंचर्स होंगे। देखिए यहाँ पे जो मैं मैटर डिस्प्ले कर रही हूँ वो सफिशिएंट नहीं है। आपको अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए एटलीस्ट 3 ऑथर्स की डेफिनेशन देनी होगी और कॉमन डेफिनेशन प्लस कंक्लूजन भी देना होगा इफ़ यू वांट टू स्कोर बेस्ट। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें फर्स्ट है हमारा रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर, जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है कि ऐसा डिबेंचर जो कि कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड हो। तो अब वो रजिस्टर कहाँ होगा, ये रजिस्टर होगा कंपनी जो कि इसको इशू कर रही है उसके खुद के रजिस्टर में। फाइन। A registered debenture is one whose holder is registered in the registered debenture holders, kept by company and is transferable to only by registration of transfer deed in accordance with provision of the act। वो भी डिबेंचर होल्डर होगा, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन होगा, उसमें रजिस्टर्ड होगा। अगर कोई पर्सन डिबेंचर ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ एक्ट उसको उस रजिस्टर में उस डिबेंचर होल्डर का नाम चेंज करवाना होगा, उसके बाद ही उसका ट्रांसफ़र होगा। तो डैट इज़ योर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज बियरर डिबेंचर्स, वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र, जैसा कि इसमें भी हमें नाम से पता लग रहा है कि जिस पे के पास भी ये डिबेंचर होगा वो क्या होगा, इसका ओनर होगा, डिबेंचर होल्डर होगा। इधर तो यहाँ हमने देखा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड होगा वही डिबेंचर होल्डर होगा। यहाँ पे क्या होगा, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट एट प्रेजेंट है उसका डिबेंचर होल्डर होगा। बियरर डिबेंचर, अ बियरर डिबेंचर इज वन विच इज ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी। सिर्फ आपने क्या दी, उसकी सुपुर्दगी दे दी। And the holders of the debentures on the respective due dates are entitled to receive payment of interest and principal debt। इसको दूसरे को सुपुर्द ही कर दिया, मियर डिलीवरी कर दी, तब क्या होगा, जिसके पास वो एट प्रेजेंट में डिबेंचर है वही उसके इंटरेस्ट के लिए और प्रिंसिपल डेब्ट के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट इज, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया। इसमें तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ज़रूरी है, सिर्फ उसकी आपके पास प्रेजेंस ज़रूरी है। मोर्गेज और सिक्योर्ड डिबेंचर्स, व्हेन द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय चार्ज on the immovable properties of the company, they are called mortgage debentures। जब भी डिबेंचर्स आप इशू करते हैं और उनके अगेंस्ट कौन सी असेट रखते हैं, इमूवेबल असेट, अचल संपत्ति रखते हैं। कंपनी अगर डिबेंचर इशू करने के टाइम पर उसके अगेंस्ट अचल संपत्ति रखती है तो वो क्या होगा, हमारा मोर्गेज डिबेंचर्स। The charge on immovable properties may be either fixed or floating। और ये जो चार्ज है हमारा वो क्या हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है।
अब फिक्स्ड चार्ज क्या है? A fixed charge generally allows the company to retain possession of the mortgage property or the title documents of the properties, but prevents the company from parting with the mortgage properties or dealing with them without the consent of the debenture holders or their trustees. On the other hand, when charge is on exclusively on pledged moving assets are called secured debentures. फर्स्ट मोर्गेज की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इसमें क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का या इमूवेबल असेट को आप क्या करते हैं, एज ए सिक्योरिटी रखते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो आपकी मूविंग असेट्स को अगर आप रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो ये देखिए फिक्स्ड चार्ज में क्या हुआ, स्पेसिफाइड असेट्स रखी जाती है कंपनी की, वो क्या क्या हो सकती है, इमूवेबल असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होती है, आपकी मूविंग असेट्स होती हैं, टू यूज एंड डील विद द असेट्स इवन टू dispose them off in the usual course of business activities like स्टॉक रख दिया, तो ये क्या हो गया आपकी फ्लोटिंग चार्ज। नेक्स्ट इज नेकेड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। जैसे कि ऊपर हमने मोर्गेज और सिक्योर्ड डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि कंपनी अपनी कोई ना कोई असेट एज अ सिक्योरिटी रखती है। अब ये उसका बिल्कुल रिवर्स है, इसमें कोई भी असेट डिबेंचर्स के अगेंस्ट नहीं रखी जाती है, वही हमारे क्या हो गए, नेकेड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड सिंस दे हैव नो चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ कंपनी। होल्डर्स ऑफ नेकेड डिबेंचर्स आर जस्ट लाइक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड डू नॉट एंजॉय एनी स्पेशल राइट्स। अगर कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं कर पाती है तो उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आप उसको लाइबल नहीं कर पाते हैं कि वो उसको पेमेंट करे, और कोई भी स्पेशल राइट भी नहीं मिलता है, स्पेशल राइट इन द सेंस ऑफ रिडम्पशन। रिडीमेबल डिबेंचर। Redeemable debentures are those which are rapid or redeemed during the lifetime of the company. Debentures are redeemable first in lump sum at the end of fixed period, either at par, at premium, and in installment by annual drawings or by purchase of own debentures in the open market when price of debentures prevailing in the market is less than their agreed redemption price. इसका क्या है, रिडीमेबल डिबेंचर्स, दैट मीन शोधनीय डिबेंचर्स। हमने स्टार्टिंग में भी रिडीमेबल वर्ड पढ़ा था। रिडीमेबल का मतलब होता है कि कंपनी स्टार्टिंग में जब डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर तो चले जाता है डिबेंचर होल्डर के पास और कैश आ जाता है कंपनी के पास, बट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वो वापस से डिबेंचर ले लेती है और पेमेंट कर देती है डिबेंचर होल्डर को। तो ये वही डिबेंचर है जिनका की पेमेंट कंपनी करती है, उन्हीं डिबेंचर्स को हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब ये जो पेमेंट किया जाता है वो किन किन केसेस में किया जा सकता है, फर्स्ट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड या स्पेसिफिक पीरियड जो कि कंपनी ने डिसाइड कर रखा है, उसके एंडिंग पे वो लमसम दे देती है। लमसम मीन्स एक साथ दे देती है। अदरवाइज वो क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में भी दे सकती है। नेक्स्ट, अगर ये दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं करती है तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट वो क्या यूज कर सकती है, वो ओपन मार्केट में अपने ही डिबेंचर्स को परचेज कर लेती है। तो डेट इज योर रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब ओपन मार्केट में उसने डिबेंचर्स को परचेज किया, दैट मीन्स उसने क्या किया, डिबेंचर्स अगर हमारा 1000 रुपीज़ का डिबेंचर है और उसको उसने कितने में कर लिया, 1500 में परचेज कर लिया ओपन मार्केट में। एट द टाइम ऑफ परचेज उसने पेमेंट किया, तो पेमेंट किसको किया, डिबेंचर होल्डर्स को ही किया, तो वो भी क्या हो गया हमारा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज इररिडीमेबल डिबेंचर। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, अशोधनीय डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स आर नॉट रिडीमेबल एट ऑल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी।
कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी इसको रिडीम नहीं करती है, इसका पैसा नहीं चुकाती है। इन अदर वर्ड्स, द कंपनी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एट एनी स्पेसिफिक डेट, and the holders of debentures cannot demand payment of their principal amount except when the company is being wound up। लाइफ टाइम में कभी भी वो अपने डिबेंचर्स का पैसा नहीं मांगेंगे। वो कब मांग सकते हैं? जबकि कंपनी हमारी समाप्त हो रही है। इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स इज पेड रेगुलरली द स्पेसिफाइड इंटरेस्ट ड्यू डेट्स। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि डिबेंचर्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। इस पे फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है और रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है। These debentures are also called perpetual debentures। ये आपसे पूछा जा सकता है कि what is perpetual debentures। Perpetual debentures are not presently common in use, but अभी हमारे इकोनॉमिक सिनेरियो में इस टाइप के डिबेंचर्स बिल्कुल भी इन यूज में नहीं है। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, परिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कंपनी के केस में अपने शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों वर्ड्स बहुत अच्छे से सुन रखे होंगे। तो इसमें क्या हुआ, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ऐसे डिबेंचर्स जिनको कि कंपनी किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद में क्या करती है, उसको शेयर्स में चेंज कर देती है। डिबेंचर होल्डर्स हमारे कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं इस केस में। तो वो कौन से डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इज वन दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स of the company according to the terms of debentures issue। इसकी सारी terms pre-decide होती है। The recent times convertible debentures have become popular among the investors in India। These debentures may either be partly convertible or fully convertible। अब ये debentures क्या होते हैं, पार्टली अंशतः हैं और फुल्ली पूर्णतः भी कन्वर्टेबल हो सकते हैं। एज यू नो, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में पूरा का पूरा डिबेंचर हमारा जो अमाउंट है उतने सेम से वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पार्टली में क्या होते हैं, थोड़ा तो शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जो बचा हुआ डिबेंचर का पार्ट है उसका पेमेंट दिया जाता है। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दीज डिबेंचर्स आर फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स of the company within a specified period according to guideline of SEBI if these debentures are convertible after 18 months from the date of their allotment but before the expiry of 36 months। तो अब इनका क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कंपनी एक्ट में कि 18 मंथ के बाद में बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 36 मंथ्स आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। From the date of allotment, it is necessary to grant option, put option, which means option is of concerned debenture holder of conversion to the debenture holder। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आपको यही बोला गया है कि कंपनी क्या करेगी, अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी फुल अमाउंट से। सेकेंड थिंग, इसका क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कंपनी एक्ट में कि आफ्टर 18 मंथ्स बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 36 मंथ्स वो ये सारी प्रोसीजर करेगी। नेक्स्ट इज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इसमें थोड़ा सा पार्ट कन्वर्ट होगा और थोड़ा सा नहीं होगा। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, there are two parts of such debentures, one part is convertible into share and the other part is non-convertible into shares। The convertible part of debenture is converted into share, जो कि convert हो जाएगा उसको हम share में convert कर देते हैं either on a specific date or earlier or converted at the specified period। जैसा कि ऊपर डिस्कस किया था 18 to 36 मंथ विद इन ये कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट शुड बी स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। ऑन द अदर हैंड नॉन कन्वर्टेबल पार्ट, जो कि आपने कन्वर्ट नहीं किया है शेयर में,
ऑफ द डिबेंचर इज रिडीम्ड बाय द कंपनी, उसको कंपनी क्या कर देती है, रिडीम्ड कर देती है। रिडीम्ड मीन्स उसका पैसा पे कर देती है on its maturity date or a specified in the terms of issue of such debentures at their time of issue according to guidelines of SEBI if conversion is to take place after 18 months। जैसा ऊपर हमने बताया था सेबी की क्या गाइडलाइन है कि 18 मंथ के बाद ही आप इसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ग्रांट ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर्स टू फॉर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑल्सो। ऊपर हमने डिस्कस किया था कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो 2 टाइप के होते हैं, फुल्ली एंड पार्टली। नाउ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, इसमें क्या है कि आप अपने डिबेंचर्स को किस में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, किस में चेंज नहीं करते हैं, शेयर्स में। These debentures which are not convertible into shares is known as non-convertible debentures। Interest bearing debentures, ब्याज वाहक ऋण पत्र। डिबेंचर की सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि उसमें फिक्स्ड से और रेगुलर बेसिस से इंटरेस्ट दिया जाता है, तो ये उसी को ही डिस्क्राइब कर रहा है। इंटरेस्ट बियरिंग डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल एट स्पेसिफाइड रेट एट द स्पेसिफाइड डेट, फिक्स्ड रेट से रेगुलर बेसिस पर। Before 1991 there was restriction on maximum rate of interest, but from August 1991 their restriction has been removed। Now company may pay interest at any rate of interest which they be consider reasonable। पहले मैक्सिमम रेट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या था, रेस्ट्रिक्शन था, बट नाउ फ्रॉम 1 अगस्त 1991 ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं। अब कंपनी जो भी रीजनेबल समझती है उस रेट से इंटरेस्ट दे सकती है। नेक्स्ट इज ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स, जैसा कि इसमें तो क्या किया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, बट इस टाइप के डिबेंचर्स में क्या किया जाता है, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो अब इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है तो क्या बेनिफिट होगा डिबेंचर होल्डर्स को, इसमें यही बेनिफिट होता है कि अगर डिबेंचर की मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़ है तो कंपनी क्या करती है, उसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में इशू कर देती है। लाइक उसने 700 में उसको क्या कर दिया है, इशू किया है। तो ये जो 300 हमारा डिफरेंस अमाउंट हो गया, तो ये डिफरेंस अमाउंट है वो डिस्काउंट का अमाउंट है। डिस्काउंट ही डिबेंचर होल्डर्स को अट्रैक्ट करता है। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स, द कंपनीज में issue such debentures on which the rate of interest payable is nil। इंटरेस्ट कितना होता है, नील या ज़ीरो। सच डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ देयर मैच्योरिटी। सच डिबेंचर्स आर इन नेचर ऑफ डीप डिस्काउंट डिबेंचर्स। इनको क्या बोला जाता है, डीप डिस्काउंट डिबेंचर्स बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स सच डिबेंचर्स आर यूजुअली इशूड एट कंसिडरेबली हाई रेट ऑफ डिस्काउंट। At the time of redemption, these debentures are redeemed at their nominal value। और उनको क्या किया जाता है, जब रिडीम किया जाता है वो भी नॉमिनल वैल्यूज पे किया जाता है। The period of redemption of these debentures is from 15 years to 20 years। और इनका क्या होता है, 15 to 20 ईयर्स इसका लाइफ पीरियड होता है। इन इंडिया सबसे पहले जो 0% या ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर इशू किया था वो किसने किया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फर्स्ट कॉलम है आपका बेसिस का, सेकंड शेयर एंड डिबेंचर्स का। बेसिस क्या है, स्टेटस, कि इनका स्टेटस क्या होता है। फर्स्ट इज अ शेयर होल्डर इज वन ऑफ द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर आपको पता है वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। बट डिबेंचर होल्डर इज सिंपली क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी को ऋण या लोन प्रोवाइड करवाते हैं। रिटर्न शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में एडिक्वेट प्रॉफिट बचा है तो शेयर होल्डर्स किसके लिए लाइबल होते हैं, डिविडेंड के लिए लाइबल होते हैं। बट डिबेंचर होल्डर्स गेट्स इंटरेस्ट
आपको बताया गया है कि इंटरेस्ट मिलेगा और रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। डिबेंचर होल्डर्स गेट्स इंटरेस्ट एंड इट्स कंपनी पेबल वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न इनकी तो फिक्स्ड होती है और इनकी फिक्स नहीं होती है। रेट ऑफ डिविडेंड इज अनसर्टेन एंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट एंड अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसलिए कोई फिक्स्ड रेट नहीं होती है शेयर होल्डर्स की डिविडेंड की। बट इंटरेस्ट रेट क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है और प्री डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस। इट इज ओनली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, इट मे बी लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये आपकी प्री डिसाइड होता है इसका टाइम। वोटिंग राइट, एज यू नो शेयर होल्डर्स को तो क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है, बट डिबेंचर होल्डर्स को नहीं। शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इन proportion of their holding. Debenture holders have no voting right. Participation in management, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, बट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज टैक्स एडवांटेज। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स इज नॉट डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो डिविडेंड है उसको लेस नहीं करना होता है, बट इंटरेस्ट हमारे स्टार्टिंग में ही लेस हो जाता है एज अ एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल इनकम। ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट। In case of binding up, shareholders are paid if any surplus assets is left out after full settlement of outside liability. सबसे पहले क्या किया जाता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कि आउटसाइड लाइबिलिटीज को सबसे पहले पेमेंट किया जाता है और सबसे लास्ट में किसको किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जो सिक्योर्ड है उनको तो क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो ये हो गया, और शेयर होल्डर से तो पहले इनको प्रेफरेंस मिलती है। नेक्स्ट इज इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट, शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 53 है वो डिस्काउंट के बारे में आपको बताता है कि आप शेयर्स पे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, इसके सर्टेन प्रोविजंस हैं, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। लेकिन इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन। शेयर्स cannot be converted into debentures, but debenture can be converted into shares as per the term of issue of debentures. Next is redemption. Equity shares cannot be redeemed in the life of the company, but debenture can be redeemed as per the terms of issue of the debentures. आप इनको redeem कर सकते हैं in lifetime, बट इनको नहीं कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट इज चारू प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2017। इट टुक ओवर द प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑफ चारू एंटरप्राइजेस विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2017. The balance sheet of Charu Enterprises as at 31st March 2017 was as follows. बैलेंस शीट आपको गिवन है, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। इट वॉज एग्री टू पे 11,25,000 पेबल इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ₹125 टू चारू एंटरप्राइजेज। The company decided to close its first year accounts on 31st March 2018. The following are the further details for the year finished to you. Sales, purchases, salary, general expenses, interest, carriage inward, closing stock, depreciation. A new machine was acquired for ₹1 lakh on 1st July 2017. You are required to pass journal entries to take over business. To prepare statement of profit and loss and चारू कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को टेक ओवर करना या व्यापार क्रय करने की हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं। दिस इज द जर्नल ऑफ चारू प्राइवेट लिमिटेड। देखिए चारू एंटरप्राइजेज एक सिंगल फर्म थी
उसको किसने अक्वायर कर लिया है? चारू प्राइवेट लिमिटेड ने अक्वायर कर लिया है। तो जो चारू एंटरप्राइजेस की जितनी भी असेट्स थी और लाइबिलिटीज़ थी वो किस में ट्रांसफ़र हो गई? चारू प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफ़र हो गई है। चारू एंटरप्राइजेस को उन्होंने परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर दिया है। कितना? 11,25,000 के इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए हैं। तो फर्स्ट एंट्री हो रही है हमारी 2017 अप्रैल 1 को। जितने भी आपको बैलेंस शीट में असेट्स गिवन है उनको डेबिट में लिख देंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट। और जितने भी आपको लाइबिलिटीज़ गिवन है उसको आप क्रेडिट में लिख देंगे। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज 6250, टू क्रेडिटर्स, टू मिस्टर एक्स लोन। इन सब की वैल्यूज आपको बैलेंस शीट में गिवन है। टू चारू एंटरप्राइजेज परचेज कंसिडरेशन से चारू प्राइवेट लिमिटेड ने इसका बिजनेस ले लिया तो इसको इन्होंने परचेज कंसिडरेशन दिया है। कितना? 11,25,000 का। इन सब का आपने टोटल कर दिया और इधर भी इसका टोटल हो गया है। तो इधर का जो भी बैलेंसिंग फिगर में गुडविल। नेक्स्ट एंट्री बोला है कि चारू एंटरप्राइजेस को हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं। तो चारू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हम इसका अमाउंट देखेंगे। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है दैट इज 11,25,000। फाइन। अब इसमें ये बोला गया है कि 100 रुपीज़ के इक्विटी शेयर इशू किए हैं, बट चारू एंटरप्राइजेस को उसमें कितने के किए हैं? 125 के। 25 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम है। 11,25,000 डिवाइडेड बाय 125, सो नंबर ऑफ शेयर इज 9,000। तो 9,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 का है और जो 25 रुपीज़ है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज 225,000। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें पहले पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट इज प्री इनकॉर्पोरेशन, सेकेंड इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन हो रहा है हमारा 1 जुलाई 2017 को। तो अप्रैल, मई एंड जून जो 3 मंथ्स है वो आ जाएंगे प्री इनकॉर्पोरेशन में, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जुलाई टू 31 मार्च 2018 का पीरियड आ जाएगा दैट इज 9 मंथ्स। तो टाइम रेशियो क्या हो गया? 3:9 दैट इज 1:3। Now we will write down all the items of statement of profit and loss account, जिसमें फर्स्ट होगा revenue from operations that is sales। अब सेल्स के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि आप किस रेशो में इसको डिवाइड करेंगे। तो आप वर्किंग नोट में नोट डालेंगे कि हम ड्यूरिंग द ईयर एवरेज सेल्स मानकर चल रहे हैं। सो वी आर डिवाइडिंग या अलोकेटिंग सेल्स इन द रेशियो ऑफ टाइम। तो टाइम क्या है? 1:3। तो आप सेल्स रेशियो को भी 1:3 मान लेंगे। सेल्स है हमारी 7,50,000। इसको 1:3 के रेशियो में है तो 1 डिवाइडेड बाय 4 वो आ गया इधर। यहाँ आ जाएगा 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया 1:3 के रेशियो में। नेक्स्ट अदर इनकम्स कुछ भी नहीं है। टोटल रेवेन्यू आ गए ये। नाउ एक्सपेंसेस, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे दैट इज 1:3। स्टॉक इन ट्रेड हमें गिवन है 3,50,000। 3,50,000 1:4। 3,50,000 3:4। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक 1750। इसको भी आप 1:3, इसको हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट में सैलरीज। सैलरी हमेशा टाइम रेशियो में डिवाइड होती है। हमें यहाँ मेंशन करना होगा वर्किंग नोट में कि हमने कौन सा आइटम कौन से रेशियो से डिवाइड किया है। सैलरी टाइम रेशियो में सैलरी इज 1 लाख 1/4, 1 लाख 3/4। नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट में है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 20,000, वो भी टाइम रेशियो में डिवाइड हो गया।
डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3 लाख का 10%, दैट इज 30,000। 30,000 को आप प्री और पोस्ट दोनों में डिवाइड करेंगे, दैट इज 1/4 इधर आ जाएगा, और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये हो गया आपकी वैल्यूज। नाउ मशीनरी है 7,50,000 की, 7,50,000 का 10% 75,000, 75,000 का 1/4 करेंगे, वैल्यू आ रही है 18750। नाउ 75,000 का 3/4 56,250 आ रही है वैल्यू। फाइन। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है न्यू मशीन वॉज अक्वायर्ड फॉर ₹1 लाख ऑन 1 जुलाई 2017। एक नई मशीन भी खरीदी है आपने जुलाई में। न्यू मशीन का कैलकुलेशन हो रहा है इधर 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज है आपका 12 मंथ्स का, बट हमें 9 मंथ्स का निकालना है, दैट इज 7,500। इसमें आप 7,500 ऐड कर दीजिए प्लस 56,250, वैल्यू आ गई डेप्रिसिएशन की 63,750। अदर एक्सपेंसेस में जनरल एक्सपेंसेस वो भी आपके टाइम रेशियो से होंगे। कैरेज इनवार्ड ये स्टॉक से रिलेटेड है, इसलिए ये सेल्स रेशियो में, हालांकि हमारा दोनों रेशियो सेम है। नेक्स्ट टोटल एक्सपेंसेस आ गए ये, और नेट प्रॉफिट आ गया आपका ये। टोटल रेवेन्यू ये थी और टोटल एक्सपेंसेस आ गए, उनको लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। पर जो हमने एंट्रीज की थी उसको आप कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय मशीनरी, बाय डेटर्स, बाय कैश, बाय गुडविल। सारी लाइबिलिटीज इधर आ जाएगी। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रेड क्रेडिटर, मिसेस एक्स लोन, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यूनिट 3 का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड इज गिवन अहेड। Determine net profit for the purpose for calculating managerial remuneration and also calculate the maximum remuneration payable to the directors under the Indians Company Act 2013 in following cases. First case है when there is no managing director or whole time director in a company. Second is when there is one whole time director in a company. Third is when there are two whole time directors in a company. This is the statement of profit and loss जो कि क्वेश्चन में गिवन है। We will calculate profit for managerial remuneration. उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। फर्स्ट इज कैपिटल प्रॉफिट प्लस डिसअलाउड इनकम, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ध्यान रखना है आपको कैपिटल लॉसेस प्लस डिसअलाउड एक्सपेंसेस। इन द केस ऑफ फर्स्ट सिचुएशन, जब आपके पास कैपिटल प्रॉफिट या डिसअलाउड इनकम होंगे तो आप उनको लेस कर देंगे क्योंकि आप पहले उनको ऐड कर चुके हैं इसलिए। और कैपिटल लॉसेस और डिसअलाउड एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि हम उनको पहले लेस कर चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, डिसअलाउड इनकम, डिसअलाउड एक्सपेंसेस को अलग कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, अब ये देखिए इसकी कॉस्ट थी 1,80,000 की और बेची किस में है 1,92,000 में। दैट मीन्स 12,000 का आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ है। इस कैपिटल प्रॉफिट को आपने ऐड कर रखा है, अब आप यहाँ पे लेस करेंगे तो इधर आ गया लेस, ये है कैपिटल प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट, ये तो नॉर्मल है, एम्प्लॉय बेनिफिट में सैलरीज, डिबेंचर ट्रस्टी रिम्यूनरेशन,
दिस इज नॉर्मल. डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सिटिंग फीस. सिटिंग फीस वाला डायरेक्टर रिम्यूनरेशन आप इंक्लूड करते हैं, ये अलाउड है. फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. डेप्रिसिएशन में आपने इंक्लूड किया डेवलपमेंट रिबेट, ये आपका डिसअलाउड एक्सपेंस है, इसको आप ऐड कर देंगे क्योंकि आप यहाँ लेस कर चुके हैं. नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च, न्यू लैबोरेटरी सेटअप, ये भी आपका डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, इसको ऐड करना है. रिपेयर्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका हो गया कैपिटल लॉस, इसको भी आप ऐड करेंगे. नेक्स्ट डोनेशन नॉर्मल है. प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन भी आपका क्या है, डिसअलाउड एक्सपेंस है, इसको आप ऐड करेंगे. प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड हो जाएगा. प्रपोज्ड कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये भी ऐड हो जाएगा. नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरल रिम्यूनरेशन. कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजरल रिम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 198. बैलेंस शीट में प्रॉफिट गिवन है 198927. अब जो भी कैपिटल प्रॉफिट थे उसको लेस कर देंगे. कैपिटल प्रॉफिट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट फॉर द ईयर, सेल ऑफ असेट थी 12,000 की, इसको लेस कर दिया और सारे जो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस थे उनको ऐड कर दिया. डेवलपमेंट रिबेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये था कैपिटल लॉस. साइंटिफिक रिसर्च वाला हो गया. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, फाइनल डिविडेंड पेड फॉर ईयर, कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सारे आइटम्स ऐड हो गए हैं इस प्रॉफिट में. तो फाइनल प्रॉफिट आ गया हमारा 870607. नाउ अब आपको 3 कंडीशंस गिवन है. फर्स्ट कंडीशन है व्हेन देयर इज नो मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर इन अ कंपनी. दैट मीन्स कोई भी होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, सारे पार्ट टाइम हैं. तो इस केस में 3% की रेट से आप मैनेजरल रिम्यूनरेशन देंगे. प्रॉफिट ऊपर कैलकुलेट हो चुका है. सेकंड कंडीशन इज व्हेन देयर इज 1 होल टाइम डायरेक्टर, उस कंडीशन में 5% देना है. और 2 होल टाइम डायरेक्टर्स है तो 5 + 5 10% ऑफ द प्रॉफिट. मैनेजरल रिम्यूनरेशन 3% पे आ जाएगा 26,118, 5% पे 43,530, 10% पे 87060. क्वेश्चन में आपको बी पॉइंट भी गिवन है. दैट इज इन गुजरात फार्मास्यूटिकल लिमिटेड देयर आर 2 होल टाइम डायरेक्टर्स एंड 3 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स. द होल टाइम डायरेक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ द पार्ट टाइम डायरेक्टर्स. And the part-time directors are entitled for a commission of 1% the profit after charging the commission of whole-time directors. तो आपको 2 कंडीशंस गिवन है. होल टाइम डायरेक्टर्स को कमीशन मिलेगा कितने परसेंट, 10%. प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्ट टाइम डायरेक्टर्स कमीशन. फाइन. और नेक्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है कि पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, उनको 1% से कमीशन मिलना है. वो कब, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग होल टाइम डायरेक्टर्स कमीशन. और प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20 लाख. देखिए होल टाइम डायरेक्टर्स किस पे डिपेंड है, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स पे, और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स किस पे डिपेंड है, होल टाइम डायरेक्टर्स पे. तो दैट मीन्स आपको किसका रिम्यूनरेशन अज्यूम करना है, होल टाइम डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन अज्यूम करना है. वो क्या हो जाएगा, होल टाइम डायरेक्टर्स कमीशन शुड बी X. फाइन. और उसके अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एट द कमीशन पेबल टू होल टाइम डायरेक्टर इज ₹X. फाइन. एंड द रिम्यूनरेशन ऑफ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स का क्या होगा, 20 लाख जो हमारा प्रॉफिट गिवन है उसमें से हम होल टाइम का रिम्यूनरेशन लेस कर देंगे.
तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका 1% पार्ट टाइम को मिलता है। तो 20 लाख में से आपने x को लेस कर दिया और उसका 1% ले लिया, तो वो हो गया रिम्यूनरेशन ऑफ पार्ट टाइम डायरेक्टर। नाउ नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर पेइंग द रिम्यूनरेशन टू पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। अब कितना प्रॉफिट बचा? 20 लाख में से अगर आप ये पूरा लेस कर देते हैं तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो 20 लाख में से आपने ये सारा लेस कर दिया। नाउ अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका 10% होल टाइम डायरेक्टर्स को मिलता है। तो अब आपने इस रिमेनिंग प्रॉफिट का 10% किसको दे दिया? होल टाइम डायरेक्टर्स को दे दिया। और यहाँ स्टार्टिंग में आपने अज्यूम किया था कि होल टाइम डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन x है, रिम्यूनरेशन बना लिए हमने, x इक्वल्स टू 10% ऑफ, ये पूरा लिख दिया आपने यहाँ पे 20 लाख माइनस 1% ऑफ, ब्रैकेट में 20 लाख माइनस x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1% निकालेंगे 20 लाख का और इसका 1%, दैट इज 20,000 प्लस 0.1x, 19,80,000 प्लस 0.1x। इसको सॉल्व करेंगे, इसका 10% और इसका भी 10%, तो ये आ गया, ये इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई 0.999x इक्वल्स टू 1,98,000, x की वैल्यू आ गई 198,198। ये हो गया आपका होल टाइम डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन। नाउ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, 20 लाख में से आप होल टाइम डायरेक्टर का लेस कर देंगे और बचे हुए प्रॉफिट का 1%, तो दैट इज 18018। यूनिट 4 का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज पूर्णिमा लिमिटेड इज इंटरेस्टेड टू परचेज द बिजनेस ऑफ भवानी लिमिटेड एंड रेडी टू मेक द पेमेंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5-year परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। भवानी लिमिटेड के प्रीसीडिंग ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। नाउ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। ऑन 1 November 2016 भवानी लिमिटेड परचेज्ड अ ओल्ड कार फॉर ₹60,000 बट इट वॉज ट्रीटेड एज परचेज। लेकिन जो उन्होंने ओल्ड कार खरीदी थी उनको एज अ परचेजेस मान लिया। नो डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन कार, कार पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया, वो भी हमें चार्ज करना है। द अलाउएबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% per annum by WDV method. The closing stock for 2015 and 16 was overvalued by 30,000 से overvalue कर दिया, और जब closing stock 2015 और 16 में overvalue है तो next year में वो उसका opening stock हो गया जो भी overvalued है। While Bhavani Limited runs in his own premises, estimated rent for Purnima Limited will be 18,000 per annum. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ भवानी लिमिटेड। अब हमें भवानी लिमिटेड के गुडविल को कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ईयर्स लिख लिया आपने जो आपको क्वेश्चन में गिवन है और प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर लिया। कि स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट पे इन सब ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट क्या हो रहा है। उन इफेक्ट को समझ के ही आप उसको ऐड और लेस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि कॉस्ट ऑफ कार को आपने परचेजेस मान लिया था, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, परचेजेस ज़्यादा होती है, तो आपने इसलिए इसको ऐड कर दिया है 60,000, क्योंकि आपको ईयर गिवन है 1 November 2016। करने के बाद में वैल्यू कितनी आ गई? 4,20,000। ये सब सेम है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, अब आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। 60,000 की ओल्ड कार थी, 60,000 का नवंबर में ली थी, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ्स का लगेगा। 20% से 5/12 करेंगे 5,000 रुपीज़, तो इस साल की आपकी कितनी आ गई? 5,000 रुपीज़। और नेक्स्ट ईयर के पूरे साल का लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, तो 60,000 माइनस 5,000 का डेप्रिसिएशन, 55,000 का अब आप 20% निकालेंगे जो कि साल भर का लगेगा। 55,000 का
20%, दैट इज 11,000। ये डेप्रिसिएशन आपने लेस कर दिया क्योंकि आपने पहले लेस नहीं किया था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 2015 और 16 में ओवर वैल्यू हो गया है क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले आएंगे हम 2015 एंड 16 में, यहाँ पे ओवर वैल्यू हो गया है क्लोजिंग स्टॉक, दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। अब हम उसको लेस कर देंगे, तो 30,000 से लेस कर दिया, इधर वैल्यू आ गई 2,70,000। अब इस साल का जब क्लोजिंग स्टॉक में मिस्टेक है तो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी मिस्टेक होगी, तो ओपनिंग स्टॉक को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ओवर वैल्यूड को। इसमें ये ऐड हो गया 4,45,000। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की रेंट भी वो पे करेगा, 18,000 का रेंट इसमें चार्ज कर लेंगे, तो लेस रेंट फाइनल आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है 2,42,000, 2,52,000, 4,27,000, 3,71,000। ये आपके भवानी लिमिटेड के लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट आ गए हैं। अब इनका एवरेज निकाल के आप इससे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ऊपर जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया उनको सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें बोला गया है कि पिछले 5 सालों के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। 323,000 मल्टीप्लाई बाय 5, वैल्यू आ रही है आपकी 1615,000, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। यूनिट 5th का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2016 शर्मा एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज whose cash price was rupees 1,20,000. The higher purchase price of the machine is rupees 1,50,000. Rupees 30,000 was payable on down and balance amount was to be paid in 3 equal annual installments. देखिए मशीन है आपकी 1,20,000 की, बट आप हायर परचेज पे परचेज कर रहे हैं तो आपको मशीन पड़ेगी 1,50,000 की। Books are closed on 31st March every year. The company charges depreciation on machine at the rate of 10% per annum on fixed installment method. Calculate interest in each installment and prepare machines account, vendors account in the books of purchaser for 3 years. First, cost of machine, that is 1,20,000. फाइन, हायर परचेज प्राइस कितनी है, 1,50,000. फाइन, और डाउन पेमेंट कितने का है, 30,000 का। हायर परचेज प्राइस में डाउन पेमेंट हो गया 30,000 का, बैलेंस कितना बचा, 1,20,000. 1,20,000 को आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, तो पर इंस्टॉलमेंट आ गई आपकी 40,000 की। फाइन, कॉस्ट ऑफ मशीन है 1,20,000, हायर परचेज प्राइस है 1,50,000, इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट है हमारा 30,000, दैट इज इंटरेस्ट। नाउ अब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे कि इस इंटरेस्ट को हम इन 3 इंस्टॉलमेंट में कैसे चार्ज करें। इंटरेस्ट चार्जिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम आउटस्टैंडिंग हायर परचेज अमाउंट के रेशियो में ही इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 1,20,000 क्योंकि डाउन पेमेंट हो गया था 30,000 का, तो 1,50,000 माइनस 1,20,000 ये हो गया आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। अब इसमें से आपने 40,000 का पेमेंट कर दिया तो बचा कितना, 80,000। अगेन फिर 40,000 का पेमेंट कर दिया तो 40,000 बचा। आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, अब इसका आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 3:2:1। नाउ 30,000 हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था, उस इंटरेस्ट को आपने 3:6 के रेशियो में, 15,000 2:6 के रेशियो में, 10,000 1:6 के रेशियो में 5,000 कैलकुलेट कर लिया है। तो अब आपके पास पर इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा उसकी अमाउंट आ चुकी है। नाउ अब हमें प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट और वेंडर्स अकाउंट फॉर द 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए।
इज द मशीनरी अकाउंट। लुक स्टूडेंट्स, मशीनरी अकाउंट में हम जो एंट्री करेंगे वो कॉस्ट ऑफ मशीन से करेंगे, हायर परचेज प्राइस से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मशीन की एक्चुअल कॉस्ट तो 1,20,000 ही है, 30,000 तो इंटरेस्ट अमाउंट है, वो उसका अलग कैलकुलेशन होता है। मशीनरी अकाउंट में हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से एंट्री करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 1,20,000 से। नाउ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, कितने परसेंट से है? दैट इज 10%। तो 1,20,000 का 10% है 12,000, बैलेंस आ गया ये। फिर अगेन नेक्स्ट ईयर में बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब ये है आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन, तो हर साल आपका डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। फिर अगेन बैलेंस निकाल लिया, फिर नए साल का बैलेंस, फिर नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया और लास्ट में हमारा बैलेंस आ गया 84,000। तो 3 सालों का हमारा मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। नेक्स्ट है वेंडर्स अकाउंट। फर्स्ट एंट्री होगी मशीनरी परचेज की, तो बाय मशीनरी अकाउंट 1,20,000 से, ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट से। फिर आपने जब मशीनरी परचेज की तो आपने डाउन पेमेंट किया, तो डाउन पेमेंट की एंट्री हो गई यहाँ 30,000 से। फाइन, ये दोनों एंट्री 1 अप्रैल को हुई है। नेक्स्ट एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया है, अब आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है। 15,000 का इंटरेस्ट आपने ड्यू कर दिया है। मार्च 31 को आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया, दैट इज 40,000। ये है हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसका बैलेंस निकाल लिया, डेट इज 65,000। बैलेंस इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट है मार्च 31 को इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, दैट इज 10,000, जो कि हमने कैलकुलेट किया है पहले। टू बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने पे करी है 40,000 की, बैलेंस निकल गया 35,000। इस 35,000 को फिर बैलेंस ले लिया, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया आपने 5,000 का। इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री 40,000। वेंडर्स अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है।